Welcome guys to the next lecture of induction not induction machine measurement। तो अब तक हमने मेजरमेंट में पढ़ लिया था उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और साथ साथ में हमने क्या देखा था कि जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पीएमएमसी का वो क्या है, याद करिए कि ये सिर्फ 50 मिली एम्पियर तक की करंट मेजर कर सकता है और 100 मिली वोल्ट तक का वोल्टेज। इससे ज्यादा हम पीएमएमसी से न करंट मेजर कर सकते हैं न वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। तो जो स्प्रिंग है, मैंने अब आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो हम किसके थ्रू दे रहे हैं, स्प्रिंग के थ्रू। तो अब ये स्प्रिंग कहाँ पे कनेक्ट करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये है एक पोल, ये है दूसरा पोल, और ये है हमारा क्वाइल। रेक्टेंगुलर क्वाइल को मैं सिर्फ एक रेक्टेंगल से दिखा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और ये है हमारी क्वाइल। तो ये जो क्वाइल है वो कहाँ पे माउंट होती है, ये माउंट होती है स्पिंडल पे। तो इस तरह का एक स्पिंडल होता है जिसपे ये रेक्टेंगुलर क्वाइल क्या होती है, माउंटेड होती है। और जो स्पिंडल है वो एक जगह से फिक्स होता है ताकि मूवमेंट को रोका जा सके, डिस्प्लेसमेंट को, मतलब जो हमारी क्वाइल है वो यहां से वहां अचानक से नहीं जानी चाहिए, तो इसके लिए हम इसे फिक्स कर देते हैं। तो दोनों तरफ से हमने स्पिंडल को फिक्स कर दिया। जो रेक्टेंगुलर क्वाइल है उसका एक टर्मिनल निकला होगा यहाँ, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे निकला होगा, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। तो दोनों टर्मिनल पे हम डायरेक्ट करंट अप्लाई नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले इस टर्मिनल को स्प्रिंग से कनेक्ट करते हैं, फिर स्प्रिंग का टर्मिनल बाहर लेके जाते हैं। नीचे वाले टर्मिनल को पहले स्प्रिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, फिर टर्मिनल बाहर लेके जाते हैं। तो इस तरह से हमें दो स्प्रिंग मिलती है। यह है अपर स्प्रिंग और नीचे वाली स्प्रिंग क्या कहलाती है, लोअर स्प्रिंग। और ये जो रेड वाला रॉड टाइप का स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं स्पिंडल, इसे बोला जाता है स्पिंडल। तो अब देखिएगा, यहां से हम क्या दे रहे हैं, सप्लाई ऑफ करंट। यहां से करंट जा रही है, यहां से बाहर निकल रही है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो करंट हमारी क्वाइल से जा रही है वही करंट हमारी स्प्रिंग से जा रही है। इसका मतलब बोथ स्प्रिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मूविंग क्वाइल। तो पहला पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो लिख लीजिएगा, स्प्रिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज with the moving coil। स्प्रिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मूविंग कॉइल, मतलब जो करंट हमारी क्वाइल में फ्लो हो रही है सेम करंट स्प्रिंग में भी होगी। इसीलिए हम बहुत हाई अमाउंट की करंट मेजर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम हाई अमाउंट ऑफ करंट मेजर करेंगे तो हमें हाई अमाउंट ऑफ करंट क्वाइल में देनी पड़ेगी, और वही क्वाइल क्या होगी, स्प्रिंग से भी होके जा रही है, तो स्प्रिंग हमारी डैमेज हो सकती है अगर हम हाई करंट या हाई वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। तो इसलिए हम विद द हेल्प ऑफ पीएमएमसी हाई रेंज में वोल्टेज या करंट मेजर नहीं कर पाते। अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर एक स्प्रिंग टूट गई, मान लीजिए अपर स्प्रिंग या लोअर स्प्रिंग दोनों में से कोई एक स्प्रिंग टूट जाती है, तो क्या होगा, इफ स्प्रिंग स्नैप्स, इफ एनी वन स्प्रिंग snaps, current will become zero,
क्योंकि सर्किट ओपन हो जाएगा तो कॉइल से भी करंट नहीं जाएगा। अगर करंट जीरो हो गया तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी कि टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, जिसकी वजह से ऐसा कोई टॉर्क पॉइंटर पे नहीं लगेगा जो उसको डिफ्लेक्ट करे। तो क्या होगा, पॉइंटर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। पॉइंटर returns to its original position. ओरिजिनल पोजीशन, पॉइंटर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा वापस। ओरिजिनल पोजीशन यानी जीरो पे, पॉइंटर फिर से जीरो पे आ जाएगा और हम कोई भी करंट या वोल्टेज मेजर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लो वोल्टेज और लो करंट मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएमएमसी। मतलब इसकी रेंज बहुत कम होती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इसकी रेंज कैसे बढ़ाएं। तो ये तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सो हाउ टू रिमूव द रेंज डिसएडवांटेज, चलिए देखते हैं। तो पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, हाउ टू इंक्रीज द रेंज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमीटर को कैसे एनहेंस करेंगे। पहला लिखिएगा एनहेंसमेंट ऑफ एमीटर, यानी कि पीएमएमसी एमीटर की रेंज कैसे बढ़ाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक मीटर रहा होगा, ये जिसका मीटर रेजिस्टेंस होगा Rm। अब इसकी रेंज बहुत कम है तो हम इस एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं इस मीटर के साथ शंट में। तो हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको हम बोल रहे हैं शंट रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो मान लीजिए अब हम यहां से सप्लाई देते हैं, टोटल करंट जा रही है इसमें कैपिटल आई। तो यहां से दो पैरेलल पाथ इसको दिख रहे हैं, तो एक करंट चली जाएगी शंट में जिसे हम बोलेंगे शंट करंट, दूसरी करंट चली जाएगी मीटर में जिसे हम बोल रहे हैं मीटर करंट। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं। तो याद रखिए एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम बहुत ही लो वैल्यू का रेजिस्टेंस मीटर के साथ पैरेलल या शंट में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो अब देखिए शंट ब्रांच और ये मीटर की ब्रांच, ये मीटर की ब्रांच है याद रखिएगा। और ये है शंट ब्रांच। तो मीटर ब्रांच और शंट ब्रांच दोनों किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। पैरेलल मतलब दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा। तो मीटर का जो वोल्टेज है वो कितना होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी कि आई एम आर एम। ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किसके बराबर होगा, शंट वोल्टेज ड्रॉप के बराबर, यानी कि आई एस एच आर एस एच। तो यहां से शंट करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। शंट करंट की वैल्यू हो जाएगी आई एम आर एम अपॉन आर एस एच। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस पॉइंट पे एक्स पे लगा दीजिए केवीएल। तो टोटल करंट अंदर आ रही है आई इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट, दैट इज मीटर करंट प्लस शंट करंट। इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट से शंट करंट की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। सो आई इज इक्वल टू आई एम प्लस आई एम आर एम अपॉन आर एस एच। तो यहां से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी आई एम कॉमन 1 प्लस आर एम अपॉन आर एस एच। ये आर एम है, आर एम अपॉन आर एस एच। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी।
तो इक्वेशन थर्ड से हमें आर एस एच की वैल्यू निकालना है। तो आर एस एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 प्लस आर एम अपॉन आर एस एच इज इक्वल टू आई अपॉन आई एम। तो यहां से हमें आर एम अपॉन आर एस एच की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? आई अपॉन आई एम माइनस 1। अब ध्यान से देखिएगा, ये आई अपॉन आई एम का जो रेशियो है इसे क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे आई करंट क्या है? ये इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ करंट है, मतलब हमने रेंज एक्सटेंड कर दी। तो ये एक्सटेंडेड रेंज को शो कर रहा है जो कैपिटल करंट आई है। एक्सटेंडेड करंट रेंज जो आई एम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मीटर करंट, मतलब रेंज को एक्सटेंड करने से पहले जो एम मीटर है वो कितनी करंट मेजर कर पा रहा था। ये है अर्लियर करंट रेंज। तो आई अपॉन आई एम का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। एम क्या है? एम है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। एम कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो रिप्लेस कर दीजिए, आर एम अपॉन आर एस एच इज इक्वल टू एम माइनस 1। तो आर एस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मीटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई एम माइनस 1। तो ये आपका फॉर्मूला है जो आप डायरेक्टली यूज करते आ रहे थे अभी तक। इसको हमने प्रूव कर दिया। अब एक क्वेश्चन है, इसमें ऐसा पूछा जाता है कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर m है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है या 1 से छोटी होती है? तो m किसका किसका रेशियो है? i अपॉन आई एम का। तो i एक्सटेंडेड रेंज है, मतलब i की वैल्यू ज्यादा होगी आई एम से, तो m की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ये लिख लीजिएगा, m की वैल्यू हमेशा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की या मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। और यहाँ पे जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है मीटर के रेजिस्टेंस से। करेक्ट? तो ज्यादा करंट क्या है, इस शंट से बाईपास हो जाती है, तो हमारा मीटर क्या रहता है? सेफ रह जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं एनहेंसमेंट ऑफ वोल्ट मीटर पे। हमने एम मीटर की रेंज बढ़ा ली, अब हम चलते हैं वोल्ट मीटर की रेंज पे। वोल्ट मीटर की रेंज कैसे बढ़ाएंगे? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, एनहेंसमेंट ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वोल्ट मीटर की जो रेंज है वो कैसे बढ़ाएंगे? सो वोल्ट मीटर की रेंज हमेशा हम बढ़ाते हैं वोल्ट मीटर के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके सीरीज में, जिसको हम बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस। तो ये हमारा वोल्ट मीटर है। ये हमारा वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस है आर एम, इसका वोल्टेज है वी एम, और इससे करंट कितनी जा रही है? आई एम। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। अब ये सीरीज में हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, दैट्स वाई हम इसे बोल रहे हैं ये है आर एस। और टोटल वोल्टेज अब हम कितना अप्लाई कर रहे हैं? कैपिटल वी। कैपिटल वी जो वोल्टेज है वो कंप्लीट वोल्टेज है, और जो वी एम है वो सिर्फ और सिर्फ मीटर के क्रॉस का वोल्टेज है। तो टोटल वी कितना हो जाएगा बताइए? अगर हम टोटल वी की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा? आई एम आर एस प्लस आई एम आर एम। V इज इक्वल टू, आई एम कॉमन ले लिया हमने, आर एस प्लस आर एम। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमें पता है कि पहले हम कितना वोल्टेज मेजर कर पा रहे थे,
तो पहले हमारा वोल्टेज कितना था, Vm के बराबर, जब हमने Rs कनेक्ट नहीं किया था। सो Vm की वैल्यू क्या हो जाएगी, Im Rm। टेक इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन सेकेंड से। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट विथ इक्वेशन सेकेंड। तो क्या मिलेगा हमें, V अपॉन Vm इज इक्वल टू Im Rs प्लस Rm डिवाइडेड बाई Im Rm। Im से Im कैंसिल आउट हो गया। सो V बाई Vm इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, Rs अपॉन Rm प्लस 1। तो इस कंडीशन में जो V बाई Vm है, इसको क्या बोल सकते हैं, ये भी होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसको भी बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर m। यहाँ पे भी m की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, v की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी Vm से। v क्या है, एक्सटेंडेड वोल्टेज रेंज, ये बड़ा वाला वोल्टेज। Vm क्या है, पहले हम कितना वोल्टेज मेजर कर पा रहे थे, दैट इज Vm। तो m इज इक्वल टू Rs अपॉन Rm प्लस 1। तो यहां से हम सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगा Rm m माइनस 1, राइट। सीरीज रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप, शंट रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला। और एक चीज और याद रखिएगा, हम हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं, तो मतलब सीरीज रेजिस्टेंस जो होगा उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी मीटर रेजिस्टेंस से, फॉर वोल्ट मीटर। बट फॉर एम मीटर, मैंने क्या बताया था, शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है मीटर रेजिस्टेंस से। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर। सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर। तो सेंसिटिविटी हमेशा होता है इनवर्स ऑफ फुल स्केल करंट। सेंसिटिविटी इज नथिंग बट 1 अपॉन फुल स्केल करंट। और फुल स्केल करंट कितना है, अगर हम फुल स्केल करंट निकालें ऊपर वाले फॉर्मूले से तो क्या हो जाएगा, फुल स्केल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब मीटर का रेजिस्टेंस तो था ही पहले, अब फिर हमने सीरीज रेजिस्टेंस भी ऐड कर दिया। तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो सेंसिटिविटी कितना हो जाएगा, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू Rs प्लस Rm अपॉन VFS। और सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होती है, ऊपर रेजिस्टेंसेस है तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, नीचे क्या है, वोल्टेज। सो वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट। तो सेंसिटिविटी की ओवरऑल यूनिट क्या हो जाएगी, ओम पर वोल्ट, करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, या डायरेक्ट आप रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर से निकाल सकते हो। यहां से अगर आप रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर निकालना, ये टोटल क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो हम डायरेक्ट अगर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर निकालें, क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी इनटू फुल स्केल वोल्टेज। तो सेंसिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और यहाँ पे हम सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा SV मल्टीप्लाइड बाई
वोल्टेज फुल स्केल या फुल स्केल वोल्टेज। तो किसी भी तरह से आप इस सेंसिटिविटी को डिराइव कर सकते हो। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आप डालिएगा लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट कल वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो लोडिंग इफेक्ट को मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, R1 R2, और इसको हमने लगाया है वोल्टेज V के अक्रॉस। ये है रेजिस्टेंस R1, ये है रेजिस्टेंस R2। तो हमसे कोई बोलता है कि रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालिए। तो मान लेते हैं रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस है वोल्टेज V2। तो रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो हम कैसे निकालेंगे? बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल नहीं, राइट। अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 क्या हो जाएगा? टोटल वोल्टेज। हमने V अप्लाई किया है, किसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है? रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस। सो R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R1 प्लस R2। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट प्रैक्टिकली आप क्या करोगे? प्रैक्टिकली हमें अगर कोई बोलता है कि R2 के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करिए, तो हमें क्या कनेक्ट करना पड़ेगा R2 के अक्रॉस? प्रैक्टिकल अगर आपको लैब में बोला जाता है कि R2 के अक्रॉस वोल्टेज आपको मेजर करना है, कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा। तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे? वोल्टमीटर। सो प्रैक्टिकली ये R1 है, ये R2, हम कनेक्ट कर देते हैं एक वोल्ट मीटर, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं RM। ये रेजिस्टेंस कितना है? R2, ये है R1। यहां से हम अभी भी उतना ही वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। तो अब देखिए, हमें इस R2 के क्रॉस का वोल्टेज मेजर करना है, और मेजर कौन करेगा? RM। तो अगर R2 के क्रॉस का वोल्टेज V2 है, तो RM ये क्या है? हमारा वोल्ट मीटर, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है RM। तो इस वोल्ट मीटर का कनेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू R2 कैसा होगा? पैरेलल में। हम हमेशा वोल्ट मीटर को शंट में लगाते हैं किसी भी लोड के अक्रॉस जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज को मेजर करना है। तो अब मुझे बताइए, पहले रेजिस्टेंस R2 अकेला था, अब यहाँ पे मीटर का भी रेजिस्टेंस ऐड हो गया, करेक्ट। तो अब यहाँ पे जो वोल्टेज हम मेजर करेंगे, क्या वो V2 के बराबर होगा? नहीं। अब ये V2 अलग हो जाएगा, मान लेते हैं इसे V2 डैश। सो V2 डैश अगर हम निकालें, तो टोटल वोल्टेज हम कितना अप्लाई कर रहे हैं? V। हमें किसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए? R2 के क्रॉस। बट अब R2 और RM क्या आ चुके हैं? एक दूसरे के साथ पैरेलल में। सो R2 पैरेलल RM डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है? R1 प्लस R2 पैरेलल RM, राइट। तो अब देखिए, पहले जो वोल्टेज हमारे पास V2 आ रहा था, वोल्ट मीटर लगाने के बाद इसकी वैल्यू बदल गई। क्या आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वेशन क्या बराबर हैं? नहीं, ये दोनों इक्वेशन अलग अलग हैं। मतलब पहले हम R2 के क्रॉस अगर वोल्टेज मेजर कर रहे थे तो कुछ और वोल्टेज मिल रहा था। अब वोल्ट मीटर के थ्रू हमने वोल्टेज मेजर किया तो कुछ और वोल्टेज मिल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या आ चुका है? एरर। इसी को बोलते हैं एरर बिकॉज ऑफ लोडिंग इफेक्ट।
एरर बिकॉज ऑफ लोडिंग इफेक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है देखिएगा ध्यान से। हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है R2 के क्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो जैसे ही हम करंट को सप्लाई करेंगे, टोटल करंट यहाँ से आई आ रही है, यहाँ से भी सप्लाई से टोटल करंट आई आ रही थी। अब ऊपर वाले सर्किट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो करंट हम सप्लाई से भेज रहे थे वो टोटल करंट R2 के पास पहुंच रही थी, दैट इज I। बट यहाँ से टोटल करंट हम सप्लाई से I भेज रहे हैं, बट टोटल करंट क्या R2 के पास पहुंच जाएगी? नहीं, यहाँ पे R मान लेते हैं करंट R2 में जा रही है और IV करंट RM में जा रही है। मतलब टोटल करंट हम I भेज रहे हैं तो इसमें से कुछ करंट कौन कंज्यूम कर रहा है? मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर। बट जब हमने वोल्ट मीटर नहीं लगाया था तो पूरी करंट हमारी कहाँ पे जा रही थी? रेजिस्टेंस में। बट यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगा दिया है रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो कुछ पोर्शन ऑफ सप्लाई करंट कौन खा रहा है? ये वोल्ट मीटर। पूरी की पूरी करंट रेजिस्टेंस R2 में नहीं जा रही है, इसलिए ये एरर आ रही है। तो हमारे पास इस एरर को रिमूव करने के लिए कोई मेथड है? यस, हम क्या चाहते हैं कि जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो क्या हो? इनफाइनाइट। तो आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या होता है? इनफाइनाइट। तो अगर ये मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो यहां से कितनी करंट जाएगी? जीरो। मतलब टोटल आई करंट अब कहां से जाएगी? इस रेजिस्टेंस R2 से। तो हम क्या चाहते हैं? अगर हम लोडिंग एरर को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। इनफाइनाइट तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, बट हम मैक्सिमम कर सकते हैं वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, ताकि वो वर्किंग के दौरान कम से कम करंट को कंज्यूम करे और लोडिंग इफेक्ट हमें क्या मिले? मिनिमम। करेक्ट। चल, तो ये होता है पूरा लोडिंग इफेक्ट। अब आप किसी को भी समझा सकते हो। अब एक डिसएडवांटेज क्या था? पहला डिसएडवांटेज हमने देखा था कि इसकी रेंज बहुत कम है पीएमएमसी की, तो रेंज को हमने एक्सटेंड कर लिया बाय कनेक्टिंग शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ एम मीटर। और सीरीज में हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है ताकि हम वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ा पाए। दूसरा डिसएडवांटेज क्या था? दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि हम इससे सिर्फ डीसी मेजर कर पा रहे। PMMC can measure DC only। तो अगर हमारे पास AC सप्लाई है और हमें उस AC सप्लाई को मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे? तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, बाय यूजिंग रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को यूज करके हम उस AC करंट को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग PMMC इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि रेक्टिफायर क्या काम करता है? रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट कर देता है और ये DC हम फिर से मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ PMMC इंस्ट्रूमेंट। तो इसके लिए दो मीटर यूज किए जाते हैं। इसके लिए दो मीटर यूज किए जाते हैं। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर मीटर। हाफ वेव रेक्टिफायर मीटर। और दूसरा क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर मीटर। तो ये दोनों टॉपिक कल के लिए रखते हैं, क्योंकि अभी आज जितना हो चुका है उसको नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स बनाते जाइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑन डेली बेसिस। जो भी लेक्चर मैं अपलोड करता जा रहा हूँ उसे उसी दिन देख के नोट्स बनाते जाइए, ताकि बाद में आपको इकट्ठा ना पढ़ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।
नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होने वाला है, हाफ वेव रेक्टिफायर मीटर और फुल वेव रेक्टिफायर मीटर।